बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग देखेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन मैकेनिज्म। वैसे ये रिएक्शन मैकेनिज्म के रिवीजन की तीसरी क्लास है। शुरू के दो क्लासों में हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को पढ़ा था। डेरिवेटिव्स में आप जानते हैं फिनॉल आता है, एनिलीन आता है, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड और हेलोएरीन। तो इन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ में हम लोगों ने डाइजोनियम साल्ट के भी रिएक्शन देख लिए थे। ये सारा का सारा जो शुरू का दो लेक्चर है उसके अंदर हम लोगों ने एरोमेटिक के अंदर पढ़ा था। आज हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को डील करेंगे और साथ में दूसरे फंक्शनल ग्रुप को। तो जैसा कि शुरू में ही ये सारे रिएक्शंस लिखे हुए हैं, मैं कुछ देर के लिए स्क्रीन से हटूंगा। आप वीडियो को पॉज करके पहले इसकी एक टिक ले लेंगे ताकि ये क्वेश्चन के तौर पे आपके पास अवेलेबल हो। तो आप इसको देखें ये रिएक्शंस कैसे कैसे होंगे। उसके बाद मैं जब पूरे वीडियो में इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, क्योंकि मैकेनिज्म पे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, सारे रिएक्शंस पहले पढ़ाए हुए हैं। सिर्फ मकसद ये है कि ये सारे रिएक्शंस एक दूसरे से देखिए कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, ये आपको सिखाया जाए। तो आप इसकी एक पिक ले लीजिए। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ कुछ देर के लिए, उसके बाद क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आइए हम लोग वन बाय वन रिएक्शन को पढ़ें। यहाँ आप देखें हमारे पास दिया हुआ है सबस्ट्रेट के नाम पे कार्बन और हाइड्रोजन। और देखें आप कार्बन हाइड्रोजन से दो रिएक्शन हमें पढ़ना है। एक में प्रोडक्ट नंबर 1 है, एक में प्रोडक्ट नंबर 23 है। और यहाँ टेम्परेचर का रोल है बेटा। तो कार्बन हाइड्रोजन अगर 1200 डिग्री सेल्सियस पर, यानी मोर देन 1000 डिग्री से ऊपर डिग्री सेल्सियस पे अगर इसे हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट होता है मीथेन CH4, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसको रिडक्शन भी आप कह सकते हैं। हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाता है, सॉरी कार्बन का रिडक्शन हो जाता है, हाइड्रोजन में आकर कार्बन जुड़ जाते हैं। तो एक तरह से एडिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इस तरह से कार्बन का हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर रिडक्शन हो गया, क्योंकि कार्बन का इस वक्त ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि मीथेन में अगर आप देखेंगे तो -4 आएगा। खैर, तो ये पहला प्रोडक्ट है बेटा। तो याद रखिए 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मीथेन बनता है, जबकि 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास एसिटिलीन बनता है बेटा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो 2000 डिग्री सेल्सियस याद रखने का आसान सा कोड पढ़ाया था जब आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही थी। तो उसमें मैंने आपको यही कहा था 2000, 2 याद रखेंगे, 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी और 2 हाइड्रोजन की। तो अगर हम बैलेंस करना चाहें तो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, आप देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन और बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और अगर 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की बात होगी तो आपको एक ही कार्बन चाहिए और सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दैट इज मीथेन। तो खैर याद रखिएगा कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 प्रोडक्ट बना सकता है, आइदर एसिटिलीन और मीथेन। तो 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मीथेन बनता है, जबकि 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एसिटिलीन बनता है। और एसिटिलीन वाला रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन जिसको आता है वही बनाएगा, बाकी लोग तो मीथेन ही बनाते हैं। तो याद रखिएगा कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 रिएक्शन बनाएगा, एक का नाम है मीथेन और दूसरे का नाम है एसिटिलीन। ये प्रोडक्ट बनाएंगे। खैर, तो हम लोग जानते हैं कार्बन हाइड्रोजन ने मीथेन बना दिया। अब देखो हीट किया गया है, सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन करा रहे हैं हेलोजन से, उसका नाम है हेलोजिनेशन रिएक्शन। ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। इसमें आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। 1 by 1 ब्रोमीन आएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो मैं एक स्टेप पर अगर दिखलाऊं तो CH3Br एकदम आसान सा रिएक्शन है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का टूटेगा। अगर आप देखें रिएक्शन मैकेनिज्म, हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं, रिवीजन क्लास है। रेगुलर क्लास में हम लोगों ने सारे
रिएक्शन के मैकेनिज्म 1 बाय 1 पढ़े थे। तो अब आप देखो इसमें क्या होता है, हीट पर क्या होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है बेटा, पढ़ाया गया था मेटल के प्रेजेंस में और हीट में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होने पर क्या होगा, ब्रोमीन एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, यानी एटॉमिक फॉर्म में आ गया, हाइड्रोजन भी यहां अपने एटॉमिक फॉर्म में आ गए और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो एक प्रोडक्ट आपका साइड बनेगा HBr और एक प्रोडक्ट बन रहा है आपका ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड। तो इसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्केन बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, तो यहां पर ब्रोमीन आया, हाइड्रोजन को हटाया और ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। तो सेकंड प्रोडक्ट आपका आ चुका है। अब सुनो, सोडियम ईथर के प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन होता है, मेटल के अंदर पढ़ाया गया था वुड्स रिएक्शन, ये भी एक फ्री रेडिकल रिएक्शन जैसा है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या पढ़ाया गया था, वुड्स रिएक्शन में ये पढ़ाया गया है कि आपका एक प्रोडक्ट, सॉरी ब्रोमीन है, ब्रोमीन, तो आप ऐसे ऐसे सेल्फिंग कर लेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे बेटा, तो CH3Br। तो सोडियम क्या करता है, बिल्कुल कैंची वाला काम करता है बेटा आकर, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करा देगा, यहां पर फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल, अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा, यानी सोडियम एक्चुअली अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको निगेटिव बना देगा और पॉजिटिव, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर इस ब्रोमीन को निगेटिव बना देगा और खुद पॉजिटिव। तो साइड प्रोडक्ट बनेगा NaBr, बैलेंस करने के लिए आप कह सकते हैं 2NaBr, 2 सोडियम 2 ब्रोमीन, चूंकि सेल्फिंग होना है बेटा, हमेशा बताया गया वुड्स रिएक्शन में जनरली जो स्टेबल बनते हैं वो बनते हैं इवन नंबर या सिमेट्रिक अल्कीन, तो बनेगा अल्कीन बट सिमेट्रिक बनेगा बेटा। तो एक तरह से वुड्स रिएक्शन का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए। देखो एक कार्बन था, हम लोगों ने ब्रोमीन लगाया, उसके बाद इस हेलोजन को हटाकर हम लोगों ने इथेन बना लिया, यानी एक कार्बन से 2 कार्बन। तो कार्बन का नंबर बढ़ाना अगर हो तो हम लोग वुड्स रिएक्शन कराते हैं, यानी एक सीधे ट्वाइस हो जाता बेटा। सोडियम के प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन का नाम वुड्स रिएक्शन है। अगर मैंने पढ़ाया था यही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते, ये तो एलिफैटिक है ना, तब हुआ, अगर यही बेंजीन होता और सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते तो रिएक्शन बिल्कुल सेम होता, नाम था फिटिक रिएक्शन। तो सोडियम के प्रेजेंस में फिटिक रिएक्शन हो रहा है, सॉरी बेंजीन अगर है या एरोमेटिक है तो फिटिक रिएक्शन हो रहा है, और अगर ये अल्काइल हेलाइड हैं तो इस वक्त हो रहा है हमारा अल्केन का फॉर्मेशन, यानी इसको हम लोग कह रहे हैं वुड्स रिएक्शन। अब देखो ब्रोमीन के प्रेजेंस में दोबारा से रिएक्शन कराया गया है, तो क्या होगा, यहां से वापस H निकलेगा और एक Br के साथ अलग हो जाएगा। हमारा चौथा प्रोडक्ट जो देखने को मिलेगा वो है CH3CH2Br। ये सब आसान आसान रिएक्शन है, बिल्कुल एक जैसे, मीथेन बना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, फिर उसके बाद वुड्स रिएक्शन हुआ, डबल हो गया, उसके बाद दोबारा से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नेचर है फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो यहाँ से ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, एक Br के साथ Br आके जुड़ गया। KCN आयनिक कंपाउंड है बेटा, KCN पढ़ाया गया है, K पे आता है प्लस चार्ज, फर्स्ट सेकंड ग्रुप के अगर मेटल है बेटा तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और Cn में C पर आता है माइनस चार्ज। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट था विथ 1 लोन पेयर, कार्बन के पास एक निगेटिव चार्ज है, और ये निगेटिव चार्ज कहां से आया है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया था उसकी वजह से आया है। तो अब इसका मतलब साफ समझ लीजिए आप कि Cn में C पर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा। जब ये एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ब्रोमीन निकलेगा तो यहां से हेलोजन ग्रुप अभी लीव करना ही शुरू करता है कि Cn आकर बैक साइड से अटैक मारता है, इसी को हम लोग SN2 रिएक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब CH3CH2Cn।
अगर हम लोग स्टेरियो केमिस्ट्री देखें तो स्टेरियो केमिस्ट्री के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, यानी अगर सबस्ट्रेट ने लाइट को घुमाया है क्लॉकवाइज तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना है वो घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर सबस्ट्रेट है डेक्स्ट्रो तो बनेगा लीवो। लेकिन मुझे मालूम है कि यहां पर स्टेरियो केमिस्ट्री काम नहीं आएगी क्योंकि ये कार्बन जो है वो कायरल नहीं है ड्यू टू हैविंग सिमेट्रिक हाइड्रोजन या सिमेट्रिक इन्वायरमेंट। कायरल कार्बन जो होता है ना उसके चारों तरफ इन्वायरमेंट अलग अलग होने चाहिए तभी वो लाइट को रोटेट करेगा। तो चूंकि कायरल कार्बन नहीं इसलिए स्टेरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने डिस्कस कर लिया कि अगर मान लीजिए कभी स्टेरियो केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी लगा देंगे। तो ये सारा कुछ हो चुका था, वहां पढ़ाया गया है कि होता क्या है, लीविंग ग्रुप अभी लीव करना शुरू करता है, कार्बन के ऊपर हल्का सा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होता है, पूरी तरह से कार्बोकेटायन नहीं बनता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और ब्रोमीन को निकाल देता है। इसीलिए तो इसका ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी 2 है, बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी है क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, पहला सबस्ट्रेट दूसरा न्यूक्लियोफाइल। अब देखो साइनाइड का आपको हाइड्रोलिसिस करना है बेटा, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस भी सिखाया गया है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तीनों बॉन्ड को तोड़ दो। जब आप तीनों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हर बॉन्ड के ब्रेक करने पर नाइट्रोजन पर आवेगा निगेटिव, कार्बन पे आवेगा प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। तो वाटर से मिलेंगे इसको H, इसको मिलेंगे OH, यही होता है। और 3 बॉन्ड आपने ब्रेक किया था तो 3H 3OH। आपको पढ़ाया गया है कि अगर एक ही कार्बन पर 2-2 OH हो तो वाटर रिलीज हो जाता है, यानी यहां से OH यहां से H और यहां आ जाता है डबल बॉन्ड, यानी ये वाला पार्ट बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया गैस बन के निकल जाता है। तो जब भी आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, वो भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो हमेशा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा छठा वो है CH3 CH2 और ये वाला जो कार्बन है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में अमोनिया। अच्छा एक बात और आपको बता दें, साइनाइड लाने का पर्पस क्या है। साइनाइड लाने का पर्पस यह है कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाए जाए। सोडियम के प्रेजेंस में जो वुड्स रिएक्शन करते हैं उसमें भी बढ़ाते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है बेटा। जब आपको ट्वाइस करना हो, सीधे 2 गुना, जैसे 5 का पेंटेन हमारे पास है 5 कार्बन, मुझे 10 करना है तो मैं सोडियम का इस्तेमाल करूंगा। सोडियम सीधे डबल कर देता है, 3 कार्बन है, सोडियम का इस्तेमाल किया 6 कार्बन बन जाएंगे। तो सोडियम एक्चुअली सीधे ट्वाइस कर देता है बेटा, क्योंकि सेल्फिंग होना है ना, 2 सेम यूनिट के अल्काइल हैलाइड आएंगे, अल्काइल हैलाइड में से हैलाइड निकल जाएगा, मतलब हेलोजन ग्रुप, खाली अल्काइल बच जाएंगे और वो दोनों अल्काइल आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे। तो इसको तो हम लोग कहते थे वुड्स रिएक्शन, यानी वुड्स रिएक्शन सीधे याद रखिए डबल कर देता है। लेकिन साइनाइड जो है वो हमेशा 1 कार्बन बढ़ाता है, चूंकि साइनाइड में सिर्फ 1 कार्बन है। तो अगर आपके पास 5 कार्बन है, आपको 6 बनाना है, तो 5 से 6 बनाने के लिए आपको वुड्स रिएक्शन का सहारा नहीं लेना होगा, वुड तो सीधे 5 से 10 बना देगा, तो आपको सहारा लेना होगा साइनाइड का। तो अगर आप देखें गौर से तो ठीक है, 1 कार्बन था, सोडियम का इस्तेमाल किया 2 कार्बन हुआ, उसके बाद साइनाइड का इस्तेमाल किया, टोटल 3 कार्बन आ गए, तो 3 कार्बन आ रहे। तो बढ़ाने के लिए आपको 2 बातें मैंने बताई, सोडियम सीधे ट्वाइस कर देगा और साइनाइड 1 यूनिट बढ़ा देगा। अगर आपको घटाना हो बेटा तो एक रिएक्शन होता है घटाने के लिए, देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं पे वो रिएक्शन है ब्रोमीन प्लस बेस, बी से ब्रोमीन बी से बेस। ये 1 कार्बन को कम करने के लिए, 1 कार्बन को कम करने के लिए, और इसका मैं बड़ा आसान सा कोड पढ़ाता हूं आपको। आप देखें बेस भी बी से है, ब्रोमीन भी बी से है और कार्बन होता है सी से। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या, सी से पहले है बी, पहले है यानी मैथमेटिकली माइनस किया गया है। सी से डी पर जाना हो तो +1 करेंगे। अगर मैं ए बी सी डी का न्यूमेरिकली वैल्यू लिखूं, ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, तो जरा सोचो, सी से बी पर आना यानी 1 यूनिट कम करना है,
कम करना है तो आपको सहारा लेना होगा बी का। बी मतलब ब्रोमीन और बेस। तो ब्रोमीन और बेस के मदद से बेटा आप नंबर ऑफ कार्बन 1 यूनिट कम करेंगे। ये मैं ऐसे ही ट्रिक सिखाता हूं कोड, ताकि आपको समझ में आए। अब याद कीजिए इस रिएक्शन का नाम क्या कहा गया है, ब्रोमीन प्लस बेस। इस रिएक्शन को हम लोगों ने कहा था हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो बेसिकली लगा करता है एमाइड के केस में। ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ABC वाला। एमाइड में बेस के प्रेजेंस में, ए से एमाइड, बी से बेस, बेस के प्रेजेंस में एमाइड करोगे तो आपको एक कार्बन माइनस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे एमाइड के केस में। अच्छा खैर ये तो हम आगे देखेंगे, फिलहाल आप बस इतना जानो कि जब कार्बन को कम करना होगा तब वहाँ डील करेंगे। फिलहाल यहाँ साइनाइड का आपको हाइड्रोलिसिस करवाना था, जिससे आपको मिल गया एसिटिक एसिड। अब सुनो, PCl5 का भी फंक्शन पढ़ा रखा है, ऑक्सीजन को खींचता है बेटा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ही ऑक्सीजन है, बाकी सबके पास तो कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन था क्या? अब PCl5 आया है, PCl5 पढ़ा रखा है मैंने। PCl5 का अगर आप स्ट्रक्चर देखो केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक से, तो आपको पता चलेगा कि ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पर है और ये 2 क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे है। एक्सियल लॉन्गर होता है, इक्वेटोरियल शॉर्टर होता है। तो आप जैसे ही हीट कीजिएगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसका मतलब PCl5 को हीट करने पर 2, यहां पे फ्री रेडिकल रिएक्शन हुआ हीट करने पर, क्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि फास्फोरस के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, मींस लोन पेयर है। तो इसका मतलब इसका जो लोन पेयर होगा ये डबल बॉन्ड बनावेगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये प्रोडक्ट बनेगा POCl3 और साथ में जो 2 क्लोरीन होंगे वो, अब इसको ऑक्सीजन मिलेगा कहां से? ये बॉन्ड तोड़ दे। तो ये बॉन्ड तोड़ोगे तो कार्बन पे 1 डॉट, ऑक्सीजन पे 2-2 डॉट, हाइड्रोजन पे डॉट, इनके बीच का बॉन्ड, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ दिया। अब यही हो गया हमारे पास। तो ये तो चला गया बेटा यहाँ और ये बना दिया। अब आओ, यहाँ से जो क्लोरीन निकले थे वो 2-2 थे, एक क्लोरीन H के साथ चले गए, HCl बन गया और ये क्लोरीन जाएगा यहाँ। तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो स्ट्रक्चर दिख रहा है CH3 CH2 COCl। इसको एसिड हैलाइड कहते हैं या एसिड क्लोराइड, यानी COCl। और एकदम आसान है, यहां से अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे ना तो O और H दोनों हट जाएगा बेटा, सिर्फ CO बचेगा। उसी पर आके क्लोरीन लगेगा, O चला जाएगा PCl3 के साथ और जो H है आपका वो चला जाएगा दूसरे क्लोरीन के साथ। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड पहले कन्वर्ट हुआ साइनाइड में या नाइट्राइल में, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसके बाद एसिड हैलाइड में। अब एसिड हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया गया है। जब भी हेलोजन आ जाए तो आप समझिएगा कि ये SN वाला रिएक्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर मैं एसिड हैलाइड की बात करूं, बस इतना ही, एसिड हैलाइड इधर तो कार्बन है, तो अमोनिया का रिएक्शन कराएं। वैसे जो तरीका मैंने बताया था ट्रिक वाला, वो तो ये बताया था कि हेलोजन को निकाल दिया करो बेटा। हेलोजन जब निकल जाएगा तब यहाँ जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ कार्बन है। अमोनिया एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक क्यों है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो अब वीक न्यूक्लियोफाइल तुरंत तो जाता नहीं है बेटा, ये तो SN1 रिएक्शन करता है। SN1 क्या है कि हेलोजन पहले स्टेप पर लीव कर जाए, उसके बाद कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाए, कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाए। तो क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा? नहीं, एसाइल वाला कभी रीअरेंज नहीं होता है, क्योंकि ये इस वक्त जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन से लोन पेयर मिल रहा है, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट। GOC याद करिए। तो इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन हमेशा स्टेबल होता है। तो याद रखिएगा, एसाइल वाले केस में रीअरेंजमेंट नहीं करते, अल्काइल के केस में करते हैं। अगर यहां ऑक्सीजन नहीं होता तब जरूर हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते और इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर देते। लेकिन यहां क्या जरूरत है? जवाब है नहीं।
यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या होगा बेटा, जब ये कार्बोकेटायन बन जाएगा तब NH3 वापस अपना लोन पेयर लेकर आएगा, और जैसे ही ये लोन पेयर देगा, ये भी केमिकल बॉन्डिंग में आपको सिखाया गया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो आपके पास फॉर्मल चार्ज आएगा, यहां प्लस और यहां माइनस था जो कि प्लस के साथ मिलकर न्यूट्रल हो गया। चूंकि कार्बन तो पहले कार्बोकेटायन था यानी पॉजिटिव, आया है तो ये निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, और N ने चूंकि लोन पेयर दिया है तो N पर प्लस चार्ज। अब बताओ क्या N पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर यानी हाइड्रोजन को निकाल कर H प्लस के फॉर्म में वापस ये बन जाएगा, और जो H प्लस आपका गया है यहां से जो लीविंग ग्रुप था क्लोरीन उसके साथ मिल गया। तो ये इस तरह से रिएक्शन होता है। हालांकि ये पूरी तरीके से मैंने आपको ट्रिक वाले अंदाज से बताया था कि भाई आपको करना कुछ नहीं है, सीधा सीधी हेलोजन को निकाला करो, कार्बोकेटायन बनेगा, वो कार्बोकेटायन एसाइल वाला होगा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर से उसको प्लस M मिल रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट जो सबसे डोमिनेंट इफेक्ट है। जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करेंगे तो उसमें सबसे डोमिनेंट इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट है, तो उसकी वजह से रीअरेंजमेंट नहीं होता है एसाइल के केस में। जब एसाइल के केस में नहीं होगा तो सीधे सीधे लोन पेयर अटैक मारेगा उसी कार्बन पर। अगर आप मैकेनिज्म देखें सही वाला, तो बेटा सही वाला मैकेनिज्म ये है कि यहाँ क्लोरीन के निकलने से पहले ये पाई बॉन्ड टूटता है, क्योंकि क्लोरीन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड था। तो जितने भी एसाइल ग्रुप होते हैं उसमें क्या होता है, ये पाई बॉन्ड टूटा हुआ होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो निगेटिव और कार्बन पॉजिटिव के फॉर्म में। यानी ये क्लियर बात है कि कार्बोकेटायन होता है और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आता है। अब रियलिटी यही है कि इस तरह से रिएक्शन होता है। तो नाइट्रोजन अपना अटैक मारता है यहाँ, जब ये अटैक यहाँ मारता है उसके बाद कहते हैं कि यहाँ से ये आता है, ये क्लोरीन निकलता है। तो कुल मिलाकर बात वही है बेटा, कुल मिलाकर बात वही है कि ऑक्सीजन अपना ये निगेटिव चार्ज इस पर लेकर आएगा, उसके बाद ये क्लोरीन यहाँ से लीव करेगा यानी डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये याद रखिए इस तरीके से रिएक्शन हो जाता है। क्लियर? तो या तो आप ऑक्सीजन के बाद वापस उसको डबल बॉन्ड बना दीजिए या सीधे निकाल दीजिए। बहरहाल मैंने पहले ही बोला कि मैकेनिज्म चूंकि पहले ही डील कर चुके हैं तो यहाँ तो सीधा सीधी आपको प्रोडक्ट बता रहे हैं हम। तो आप बताइए प्रोडक्ट क्या बना। प्रोडक्ट मेरे ख्याल से बना है CH3 CH2 CONH2। यहां से क्लोरीन लीव हुआ, यहां NH3 ने अटैक मारा, N पे लोन पेयर था, H निकला, क्योंकि N पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो उस प्लस चार्ज को स्टेबल बनाने के लिए H प्लस यानी डीप्रोटोनेशन स्टेप होता है, वो H प्लस और Cl, तो साइड प्रोडक्ट आपका HCl बन जाएगा। अब देखो क्या ये फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से एमाइड हो गया, ब्रोमीन प्लस बेस, मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अभी वही जिक्र कर रहे थे कि अगर एमाइड का केस हो, बेस आ जाए और ब्रोमीन आ जाए तो एक कार्बन हटाते हैं। वो कार्बन कौन सा हटाते हैं, सीधे CO हटा दो, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, या आप यूं समझिए कार्बोनाइल ग्रुप। अगर आप हटा दीजिएगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH2। CO को हटा दो, बाकी को रहने दो, NH2, यानी एक कार्बन कम हो गया। तो साइनाइड लगाने से एक कार्बन बढ़ता है, और एमाइड के केस में ब्रोमीन और बेस के प्रेजेंस में एक कार्बन हटता है, और जो कार्बन हटता है वो कार्बोनाइल होता है। तो सीधे सीधे CO को हटा दो एमाइड के केस में। तो यहां पर आपको प्राइमरी अमीन मिल गया। अब ये रिएक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेस के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन 1 डिग्री अमीन पर। ये करता क्या है वो सुनिए। ये करता ये है कि अब यहां से हाइड्रोजन हटेंगे, कार्बन लगेंगे, यानी CH3 CH2 NC। क्लोरोफॉर्म में जो कार्बन है ना वही आकर इस नाइट्रोजन से लग जाता है और हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है।
ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड रिएक्शन। चूंकि प्रोडक्ट आपका आइसोसाइनाइड बना है तो प्राइमरी अमीन कन्वर्ट हो गया आइसोसाइनाइड में। कार्बाइल अमीन रिएक्शन भी इसका नाम है, या आइसोसाइनाइड कहिए। तो प्रोडक्ट आपका आइसोसाइनाइड बन गया बेटा। तो ये सारे रिएक्शंस खासतौर से जो चौथे से शुरू हुए हैं 10वें तक बड़े इंपॉर्टेंट है। हर रिएक्शन का अपना इंपॉर्टेंट है। साइनाइड लेकर आए चूंकि मुझे एक कार्बन बढ़ाना था, अब एक कार्बन बढ़ाकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, PCl5 का फंक्शन पता है, अमीन आता है, एमाइड बनता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, प्राइमरी अमीन का आइसोसाइनाइड में कन्वर्जन है बेटा। अब देखो यहां तक हो गया हमारा 10वां। अब हम 11वें पे आते हैं। 11वां देखिए, ये साइनाइड है क्या? साइनाइड में हम लोग क्या कर रहे हैं? लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ये क्या करता है? H निगेटिव देता है बेटा। H निगेटिव देता है, इसका मतलब ये कन्वर्ट कर रहा है हमको रिडक्शन में। तो ये जो साइनाइड है ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 CH2, इस कार्बन का बता रहा हूं, CH2 NH2। ये रिडक्शन कराता है। C और N के जो ट्रिपल बॉन्ड थे ये एक्चुअली करता ही उसको है रिड्यूस जहां पाई बॉन्ड होते हैं बेटा। तो लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड पाई बॉन्ड पर अटैक करता है, तो इस पाई बॉन्ड को अटैक करता है, यहां H जोड़ देता है, यहां H जोड़ देता है। फिर अगले स्टेप पर पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, यहां H जोड़ देता है, यहां H जोड़ देता है। तो H हो जाते हैं 2N हो जाए, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड टूट गया और ये कन्वर्ट हो जाता है अमीन में। तो प्राइमरी डिग्री आपको अमीन मिल गया। हॉफमैन ब्रोमाइड से भी प्राइमरी अमीन मिला था आपको, लेकिन यहां पे क्या था? आपने एक कार्बन कम कर दिया था, जबकि यहां पर क्या कर रहे हैं? हम टोटल 3 कार्बन का बना रहे हैं। ये अमीन बन गया। अब ये HNO2, हालांकि ये रिएक्शन मैंने आपको डायरेक्ट रिएजेंट दे दिया है, ये है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो होता है वो ऐसे नहीं पाया जाता। इसमें ऐसे नहीं पाए जाने की वजह क्या है कि ये अगर ऐसे ही पाया जाएगा तो ये ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी HNO2 ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में। इसीलिए इसको इंसिटू का मतलब हो गया वो रिएक्शन जो रिएक्शन के बीच में इस्तेमाल किए जाए, वो रिएजेंट जो रिएक्शन के बीच में इस्तेमाल किए जाए उसको कहते हैं बेटा। तो इसके लिए किया जाता है, इसके लिए किया ये जाता है कि NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, इनका रिएक्शन कराया जाता है एसिड के प्रेजेंस में। तो होता क्या है? पहले स्टेप में NaCl बन जाता है और उसके बाद HNO2 बन जाता है। अब आपको ये याद आ रहा होगा डाई एजोटिएशन प्रोसेस, उसमें मैंने पढ़ाया था कि जैसे ये एरोमेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन को ही एनिलीन कहते हैं, इसका रिएक्शन पढ़ाया था NaNO2 प्लस HCl, कहा था डाइजोनियम साल्ट बन जाता है। दिस इज डाइजोनियम साल्ट, क्लोरीन पे निगेटिव, नाइट्रोजन पे प्लस। तो अगर बेटा सोचने वाली बात है कि यहाँ बेंजीन नहीं होता, सिर्फ अल्काइल हैलाइड होता और यही कंडीशन होती हमारे पास, तो ये भी डाइजोनियम की तरह ही कन्वर्ट हो जाता। लेकिन कहते हैं कि ये जो N2 प्लस Cl- है, ये जब बेंजीन रिंग रहता है तभी स्टेबल होता है। अगर ये बेंजीन रिंग नहीं है तो ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है। अब जब ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है तो होगा क्या? तो पहले आप थोड़ा सा इसका रिएक्शन मैकेनिज्म जाने। हालांकि डाइजोनियम साल्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग वापस एरोमेटिक चूंकि नहीं है, एलिफैटिक है, तो एलिफैटिक का रिएक्शन जाने। हो ये रहा है कि हमारे पास प्राइमरी अमीन है CH3 CH2 CH2 NH2, ये हमारे पास है। इसका रिएक्शन करवाया गया है नाइट्रस एसिड से, HNO2।
ऑक्सीजन स्टेबल है डबल बॉन्ड बनाकर, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाकर स्टेबल है, ऑक्सीजन डबल 2 बॉन्ड बनाया है सिंगल सिंगल, और इधर H, सब स्टेबल है बेटा, ये है। तो इसके बारे में बताया ये गया था कि सबसे पहले स्टेप पर क्या होगा, तो सबसे पहले स्टेप पे वाटर रिलीज हो जाएगा बेटा, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब यहाँ नाइट्रोजन से चूंकि आपने 2 बॉन्ड तोड़ा है और यहाँ ऑक्सीजन भी गया है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब सबसे पहले स्टेप पर ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और साथ में याद रखिएगा वाटर रिलीज हुआ है। अब जब ये बनाया गया था तो एसिडिक मीडियम में बनाया गया था, यानी HCl है, और ये एक्सेस में है बेटा, और HCl जैसे ही एक्वस मीडियम पाता है, चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 100% आयोनाइज हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, H प्लस और Cl माइनस में। तो ये H प्लस को ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देता है, जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को दे देगा, यहां से वाटर बन जाएगा, एंड वाटर इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, और इस N पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, खींच के जाएगा। अब देखो जब इस N पर आएगा फिर से वाटर फॉर्मेशन हो गया, कोई बात नहीं, वाटर बढ़ता जा रहा है। अब जरा सोचो, इस N पे चूंकि प्लस चार्ज है तो क्लोरीन इस पर इसलिए अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका अभी ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको देंगे, और लोन पेयर देने की वजह से प्लस चार्ज आ जाता है इस नाइट्रोजन पर, और ये क्लोरीन इस नाइट्रोजन के साथ बनाता है आयनिक बॉन्ड। ये है सिचुएशन। साथ में आप जानिए कि वाटर है और साथ में एसिड है, तो HCl भी है, H प्लस के फॉर्म में और Cl माइनस के फॉर्म में। अब देखो होता क्या है, इस N प्लस और Cl माइनस के बीच की बॉन्डिंग होती है। यही अगर बेंजीन रिंग रहता तो इसको हम लोग डाइजोनियम साल्ट कह देते बेटा। तो होता क्या है, ये क्लोरीन उस वक्त तक इस N प्लस के साथ रहता है जब तक इस क्लोरीन को इससे अच्छा कोई पॉजिटिव ना मिल जाए। अगर इस Cl को कोई अच्छा पॉजिटिव मिल जाता है, खासतौर से मेटल वाला, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। मेटल एक इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, नाइट्रोजन थोड़ी उतना अच्छा डोनर है, क्योंकि नाइट्रोजन तो नॉन मेटल है। तो इसीलिए पढ़ाया गया था सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन के कॉपर ऊपर आ जाता है, कॉपर पाउडर के फॉर्म में हो या क्यूप्रस के फॉर्म में हो, CuCN क्यूप्रस है, तो क्यूप्रस का मतलब इस कॉपर पे 1 प्लस चार्ज है, और कॉपर 2 प्लस चार्ज बना सकता है क्यूप्रिक, तो इसका मतलब यही इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसका मतलब अगर ये +2 या +1 रहे या कॉपर रहे, तो ये कॉपर साइनाइड क्लोराइड बन जाता है एक प्रोडक्ट, यानी क्लोरीन यहां से हटता है बेटा। और जैसे ही क्लोरीन हटा, ये याद रखना, क्लोरीन जैसे ही हटा, अब इसके अंदर अनस्टेबिलिटी आ गई बेटा। जब तक क्लोरीन था इस प्लस चार्ज को कहीं ना कहीं वो नेग्लिफाई किए हुआ था, तो इसका मतलब अब ये प्लस चार्ज अपीयर होगा नाइट्रोजन पर। अब जैसे ही नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज अपीयर होता है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचता है बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचकर इसको बना देता है पॉजिटिव, और ये खुद नाइट्रोजन गैस बनकर रिलीज हो जाता है, यानी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए यहां पर आकर क्लोरीन वगैरह जुड़ जाते थे, याद करो। बेंजीन हालांकि वहां पढ़ाया गया था, लेकिन बेंजीन के अंदर जैसे एसाइल के अंदर बोला कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वैसे ही बेंजीन के अंदर रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर ये एलिफैटिक हो और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, तो क्या ये रीअरेंज होंगे? तो हाँ, हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होके यहां पहुंच जाएगा, प्लस चार्ज यहां। दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहां पर रीअरेंजमेंट होता है। बेंजीन के केस में क्या है, ऑलरेडी 6 मेंबर रिंग है और पाई बॉन्ड है, तो वहां पर रेजोनेंस नहीं होता है। अगर यही चीज मैं यहां पढ़ाता कि ये बेंजीन है हमारे पास, ये नाइट्रोजन है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, N पे प्लस चार्ज है, Cl माइनस है, तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। स्टेबल स्ट्रक्चर होने की वजह बता रहा हूँ, क्लोरीन निकला और ये नाइट्रोजन गैस निकला, तो डबल बॉन्डेड स्पेसीज पे प्लस चार्ज उतना स्टेबल नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज की वजह से ये उतना स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये अपने से नाइट्रोजन गैस नहीं निकालता। बहुत मजबूरी है कि कुछ आएगा तब क्लोरीन निकलेगा, तब यहाँ मजबूरी में नाइट्रोजन निकलेगा और फिर आ जाएगा। तो अगर एक बार ये कार्बोकेटायन बन गया, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनता है, हम लोग इसका ही रिएक्शन कराते हैं ना कॉपर और HCl वगैरह से, तो ये रिएक्शन करता है गेटरमैन रिएक्शन। तो क्या होता है, CuCl के साथ अलग हो गया, ये इसके साथ अलग हो गया, और यहाँ क्लोरीन आकर अटैक मारता है। अब सवाल इसमें रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ?
तो रीअरेंजमेंट इसलिए नहीं हुआ बेटा क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज स्टेबल है। ये प्लस चार्ज के आप देखें अल्टरनेट पोजीशन पे आपको पाई बॉन्ड दिखेगा। हालांकि ये खुद डबल बॉन्डेड स्पेसिस पे प्लस चार्ज है, मैं मानता हूं डबल बॉन्डेड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी दे रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। इसलिए इसका प्लस चार्ज अगर बनेगा भी तो सिर्फ यहीं पे रहेगा, वो रीअरेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था, अगर यहां पे टर्मिनल कार्बन पे प्लस चार्ज आता तो वो इस 2 हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन कर पाता, लेकिन यहां पर अगर शिफ्ट हो गया तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो खैर ये रिएक्शन हो जाता है बेटा। तो यहां पर याद रखिएगा एलिफैटिक में डाइजोनियम साल्ट उतने स्टेबल नहीं हैं और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता ही होता है। कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के बाद कार्बन का रीअरेंजमेंट होता है। अब याद कीजिए, क्या एक्सेस में वाटर है? क्योंकि वाटर बार बार बन रहा है और वाटर एज ए सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वो होता है जो एक्सेस में जाता है। तो वाटर से इसको मिल जाता है OH। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, यानी प्राइमरी अमीन इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में बात सही है, पहले आप डाइजोनियम साल्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाएं, फिर डाइजोनियम साल्ट से क्लोरीन को निकालें, नाइट्रोजन गैस को निकालें, कार्बोकेटायन को बनाएं, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट कराएं, रीअरेंजमेंट कराने के बाद यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा CH3 CHOH और CH3। ये है बेटा 12वां स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और वो पूरा मैकेनिज्म जो था वो मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की। अब आते हैं 13वें प्रोडक्ट की तरफ, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH जो है वो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यानी होता क्या होगा, इस कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन यानी HBr निकाल देगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो है डी का मतलब रिमूव करना, हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये रिएक्शन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी एलिमिनेशन में भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला वो सुनो, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो 2 हाइड्रोजन बचेगा और यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा CH2, ब्रोमीन तो निकल गया, तो HBr माइनस कर दे। एल्कोहलिक OH में एलिमिनेशन होता है। तो ये हमें मिल गया अल्कीन। अब इसमें क्या है, CCl4 रिफ्लेक्स की तरह काम करता है, 2 क्लोरीन को जोड़ना है, पाई बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ क्लोरीन जोड़ दो, बिल्कुल एडिशन रिएक्शन है। CH2 इधर भी क्लोरीन इधर भी क्लोरीन, दोनों साइड पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों साइड आप क्लोरीन जोड़ दो। क्या फिर से एल्कोहलिक KOH है? जब एल्कोहलिक KOH फिर से है बेटा तो इसका मतलब एक कार्बन से हेलोजन दूसरे से हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि CH, यहां से मान लो हेलोजन निकाल दिया, CH2 CHCl, यहां पर 2, 1 मिनट, CH2 ठीक है, 2 3 4, 2 यहां से क्लोरीन आपने निकाला, यहां से ये डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CHCl2, सही है। एक जगह से आप क्लोरीन निकालो, एक जगह से हाइड्रोजन निकालो, एक जगह से क्लोरीन एक जगह से हाइड्रोजन। तो यहां से अगर क्लोरीन निकाला तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब सुनो NaNH2, इसका भी काम वही है बेटा, हाइड्रोहेलोजिनेशन। यानी अब थोड़ा मुश्किल है निकालना, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये NaCl के साथ अलग हो जाता है और ये NH2 एक हाइड्रोजन, यानी इसमें क्या चाहिए आपको, क्लोरीन चाहिए ताकि NaCl बने और एक हाइड्रोजन चाहिए ताकि अमोनिया गैस बने। तो इसमें भी यहां से H निकलेगा, यहां से क्लोरीन, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सब के सब एलिमिनेशन रिएक्शन है। यानी वापस आपने एसिटिलीन बना दिया, NaH2, हाइड्रोजन और हेलोजन निकालना है। जो बिल्कुल एल्कोहलिक OH काम करता है वही, लेकिन NaNH2 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है,
तो स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा कि यहां डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देगा और डबल बॉन्डेड कार्बन से क्लोरीन निकाल देगा। जबकि सिंगल से निकालना है तो एल्कोहलिक कोएच काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि NaNH2 सिंगल से नहीं निकाल सकता है, NaNH2 इतना स्ट्रांग, इतना तगड़ा कि वो सिंगल डबल सबसे निकाल देगा। तो फाइनली वी विल गेट एसिटिलीन, वापस से अल्काइन हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो ये 16 तक हो गया। अब 17वां रिएक्शन यहां पर है। 17वां रिएक्शन क्या है? चौथा जो हमारा बना है दैट इज CH3। चौथा हमारा प्रोडक्ट था CH3CH2Br, यानी ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड। इस पर आपको एक्वस KOH का इस्तेमाल करना है। देखिए एल्कोहलिक रहेगा तो एलिमिनेशन, और एक्वस KOH आ गया तो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान है क्योंकि यहाँ K पे प्लस चार्ज है और OH पर माइनस चार्ज है। तो यहाँ से हेलोजन निकलना शुरू करेगा, बैक साइड से आकर अटैक करेगा, बैक साइड से आके अटैक करेगा, यानी वाल्डन इन्वर्जन होगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल। यानी यहाँ से KBr अलग हो गया, OH आकर बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहां बना देगा आपको सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, PCC जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इस कार्बन को वो कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल से एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में। तो एल्कोहल बिकम एल्डिहाइड PCC की वजह से। अब देखो क्या होता है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यही कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी आपको करना कुछ नहीं है, इनके बीच में ओ जोड़ते रहिए। ऑक्सीडेशन क्या है? ये है हमारा एल्कोहल, ये है हमारा एल्कोहल, और इस तरह कंडीशन है। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन 1 OH, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन 1 OH। अब अगली बार क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन होना है तो O और H, यानी वही हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही 2 OH आएंगे वाटर रिलीज हो जाएंगे, वाटर रिलीज हो जाएंगे और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब एल्डिहाइड के बाद दोबारा हमको करवाना है ऑक्सीडेशन, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। क्या करेगा? फिर से हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, इसी को कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर बनाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाया गया NaOH के प्रेजेंस में, इसको हम लोग कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बेस से रिएक्शन करेगा बेटा तो साल्ट बनाएगा। तो साल्ट में क्या होता है? CH3COONA। आप ऐसा सोच सकते हैं, यहां से H निकला, यहां से OH निकला, Na आके लग गया। तो एसिड बेस रिएक्शन है और इसका नाम हो गया है सल्फोनिएशन रिएक्शन, सॉरी सॉप्निफिकेशन प्रोसेस। इसको कहते हैं सॉप्निफिकेशन प्रोसेस क्योंकि ये सॉप बन रहा है, साबुन। मेटालिक एस्टर भी इसको कहते हैं, मेटल बन रहा है एस्टर वाला, मेटालिक एस्टर। दूसरी बात, ये ET का मतलब हुआ इथाइल, इथाइल एल्कोहल है बेटा। तो इथाइल एल्कोहल एस्टरिफिकेशन है। यहां पर भी वैसे ही होता है, यहां से H हटा दो, यहां से OH हटा दो और एस्टर का फॉर्मेशन कर दो, CH3COO और साथ में ET मतलब इथाइल। ET का मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। तो ये एस्टरिफिकेशन है। एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, जबकि एसिड और बेस का रिएक्शन है आपका सॉप्निफिकेशन प्रोसेस या सिंपली आप कहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां मेटालिक एस्टर, यहां कार्बोनिक एस्टर या सिंपली एस्टर। अब आप देखिए इसका NaOH और CO के प्रेजेंस में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, पहले भी पढ़ाया है कि इसका काम क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करवा देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज करवा देगा तो यहां पर बचेगा सिर्फ CH3 और 1 हाइड्रोजन यहां से मिल जाएगा तो ये बन जाएगा CH4। याद रखिएगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालना है और यहां से H लाकर जोड़ देना है। तो इस तरह से आप देखें तो हमने इतने प्रोडक्ट बना लिए। मैं वापस आकर थोड़ा सा बता देता हूं आपको यहाँ तक का कि 1000 डिग्री से ऊपर हीट करने पर
अल्केन बनता है तो अल्केन में एक कार्बन है तो मीथेन बनेगा। उसके बाद हीट करने पर ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है जिसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और यहाँ से एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन के साथ अलग हो जाता है, एक ब्रोमीन आकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ये वुड्स रिएक्शन है, सेल्फिंग हो जाएगा और सिमेट्रिक अल्केन बनेंगे, यानी इवन नंबर ऑफ अल्केन। उसके बाद दोबारा से वही फ्री रेडिकल या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ अलग, बाकी यहाँ लग गया। जब हम साइनाइड का इस्तेमाल करेंगे एक कार्बन बढ़ जाएगा, वाल्टन इन्वर्जन होगा। हाइड्रोलिसिस करवाने पे साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। PCl5 से रिएक्शन कराते हैं, एक ऑक्सीजन हटता है, बदले में क्लोरीन लगता है और ये बन जाता है एसिड हेलाइड। अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं, वही बात है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और एसिड हेलाइड कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड में। एमाइड अगर आ गया बेटा और ब्रोमीन और बेस आ गया तो होगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेशन रिएक्शन। डिग्रेशन इसलिए क्योंकि कहाँ से एक कार्बन निकल गया है, तो प्राइमरी अमीन बन जाएगा। प्राइमरी अमीन का क्लोरोफॉर्म और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन, एक कार्बन का जुड़ना होता है यानी आइसोसाइनाइड बनना। उसके बाद यहाँ देखो एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH जब भी आएगा तो आप समझिए एलिमिनेशन होगा। यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दीजिए, 1-2 एलिमिनेशन होता है। एक कार्बन से दूसरी चीज, दूसरे कार्बन से दूसरी चीज, यानी H और Br चला जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। दोबारा इसको हम लोग क्लोरीन ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद कह रहा है एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करना है, दोबारा एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन हटा देना है। NaNH2 बहुत तगड़ा कह सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने वाला रिएजेंट है, जो क्या करेगा एक जगह से H एक जगह से क्लोरीन निकालकर इसको एसिटिलीन बना देगा। लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, ये क्या करेगा हाइड्रोजन रिलीज करवाता है। मल्टीपल बॉन्ड जहां होता है उस मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ता है बेटा। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड थे, तीनों बॉन्ड को ब्रेक, सॉरी 2 बॉन्ड को ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को, और ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर देगा। प्राइमरी अमीन का अगर हम लोग नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाएं या NaNO2 + HCl से करवाएं तो ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यही अगर एरोमेटिक होता तो हमें मिलता डाइजोनियम साल्ट, बट यहां पर मिलता है हमें एल्कोहल। उसके बाद मैंने बताया आपको यहां पर चौथा जो प्रोडक्ट हमारे पास था वो था CH3CH2Br। इसका एक्वस में करवाया गया, वही SN2 टाइप का रिएक्शन है, बैक साइड से OH एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जाके अटैक करेगा। PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। KMnO4 स्ट्रॉन्ग है इसलिए एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देता है। अब एसिड बेस का रिएक्शन है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन है जो कि एस्टरीफिकेशन है। उसके बाद यहां पर हम लोग जानते हैं ये कास्टिक सोडा है जो हाइड्रोजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है, तो यहां पर मीथेन बन जाता है। यानी इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक तरह से कार्बन को कम करने में। तो कार्बन को कम करने में एमाइड से कम हो सकता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर से कम हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, यानी कुल मिलाकर 21 तक प्रोडक्ट बना लिया है। अब 22 देखें। 22 22वां नंबर प्रोडक्ट भी देख लिया था, सॉरी एस्टरीफिकेशन ही 22वां नंबर प्रोडक्ट था। 23वां तो मैंने पहले ही बता दिया कि 2000 से ऊपर पर क्या होता है एसिटिलीन बन जाता है, यही 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन का। उसके बाद कॉपर ट्यूब में, याद रखिएगा ये एक एरोमेटिक रिएक्शन है। एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि 3 यूनिट होते हैं, ये कार्बन है एसिटिलीन के 3 यूनिट होते हैं बेटा। यहां पर होता क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं इस पर एक H है, इस पर एक H है, एक H है, एक H है, एक H, ठीक है। अब यहां पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, एक आयरन या कॉपर के ट्यूब में रखकर अल्काइन को हीट किया जाता है। आप देखें 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया गया है, तो होता क्या है फ्री रेडिकल। जब भी हीट करते हैं बेटा फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, और यहां पर आ जाता है डॉट डॉट, यहां पे आ जाता है डॉट डॉट, फ्री रेडिकल रिएक्शन डॉट डॉट। अब क्या होगा, ये दोनों डॉट आपस में फ्यूज होंगे, ये दोनों डॉट आपस में फ्यूज होंगे, ये दोनों डॉट आपस में फ्यूज होंगे। तो आप जरा काउंट करें 1 2 3 4 5 6, पहले दूसरे के बीच में डबल, दूसरे तीसरे के बीच में सिंगल, तीसरे चौथे के बीच में डबल, चौथे पांचवें के बीच में सिंगल, पांचवें छठे के बीच में डबल, और फिर छठे और पहले के बीच में सिंगल। तो क्या हम लोग सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो असल में 3 यूनिट, एक्चुअली 3 यूनिट तो कहने के लिए हैं, एक्चुअली बहुत सारे एसिटिलीन एक साथ ट्यूब में रखे हुए हैं और हीट किया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है
कि ये क्लोज रिंग बनाता है और 6 मेंबर रिंग एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है बेटा। तो याद रखिएगा ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी है कि कॉपर ट्यूब के प्रेजेंट में अगर एसिटिलीन को हीट किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट होता है, तो जवाब है बेंजीन। बेंजीन। अब बेंजीन का आपको करना क्या है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया बर्ज रिडक्शन होता है बेटा, तो 1,4 एडिशन होता है। बेंजीन में आपको मालूम है अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट पोजीशन पर। ये हमारे पास बेंजीन है। तो क्या होता है, यहां और यहां आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। जब यहां हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये रेजोनेंस करेगा बेटा, रेजोनेंस करके पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और इसी को कहते हैं 1,4 एडिशन। यहां एक जोड़ देना है, यहां एक जोड़ देना है, यानी पहले से एक एच तो था ही बेंजीन में सबको, तो इस पोजीशन पे 1 और 2 पर 2 H आ जाता है बेटा। इसी को कहते हैं बर्ज रिएक्शन। और आपको पता है बर्ज रिएक्शन हमेशा एंटी पोजीशन होता है, अपोजिट। अगर यही हाइड्रोजिनेशन हो रहा होता तो सिन एडिशन होता। तो यहाँ एंटी का मतलब हो गया 1,4, पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा। तो हम लोग हाइड्रोजन दिखलाएं चाहे ना दिखलाएं, ये अंडरस्टूड है। तो बेंजीन इस तरह से बर्ज रिएक्शन करके 25वां नंबर प्रोडक्ट बनाएगा। अब आप देखिए बेंजीन का ही ओजोनोलिसिस करवाना है। जिंक के प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो रिडक्टिव है बेटा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और ओजोनोलिसिस क्या सिखाया गया था, ओजोनोलिसिस सिखाया गया था डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, यही नारा दिया था मैंने। तो आपको क्या करना है, ओजोनोलिसिस। ओजोन जब भी आएगा बेटा तो आप ये डबल बॉन्ड तोड़ोगे। अब जिन कार्बनों से डबल बॉन्ड तोड़ा है उन पर ऑक्सीजन लगा दो, यही नारा था। डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो। जहां जहां डबल बॉन्ड है, 3 जगह डबल बॉन्ड था, तीनों जगह डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ दिया। तो आप देखो प्रोडक्ट तो आपको सेम ही मिल रहा है 3 यूनिट का। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, 2 कार्बन मिल रहे हैं, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है और दोनों कार्बोनाइल ग्रुप है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। चूंकि जिंक है तो आप यहां हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहां हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अगर यही जिंक नहीं होता तो यहां OH जोड़ते, यहां OH जोड़ते, यानी सीधे बन जाता ऑक्सोलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड बन जाता। लेकिन अभी नहीं बना है। तो ये जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट है C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड H। ये हमारे पास रिएक्शन है। अब देखो इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवाया है बेस के प्रेजेंस में। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी कभी एल्डिहाइड आ जाए, ये 26वां नंबर प्रोडक्ट है, थोड़ा ऊपर बन गया है आप समझे, 26वां नंबर प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कार्बोनाइल ग्रुप की बात कर रहा हूं, बेस है। सबसे पहले कोशिश करेंगे अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने की। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं है? क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन किसको कहते थे? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को, जहां सिंगल बॉन्ड हो। यहाँ कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो सबसे पहले ढूंढेंगे बेटा अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो याद रखना बेस के प्रेजेंस में एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्डोल कंडेंसेशन कराता है। तो यहां पर अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। जब अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा तो समझ जाना कैनिजारो रिएक्शन होगा। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? कैनिजारो रिएक्शन में ये होता है कि कोई एक यूनिट ऑक्सीडाइज होता है, कोई दूसरा रिड्यूस्ड होता है। क्योंकि एल्डिहाइड के पास दोनों प्रॉपर्टी है बेटा, वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। अगर वो रिड्यूस्ड हुआ तो एल्कोहल बनाएगा, क्योंकि एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो अब उल्टा चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर एल्कोहल, एल्कोहल रिड्यूस होकर अल्केन। ऑक्सीडाइज यही था, अल्केन एल्कोहल, एल्कोहल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन चलो, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एल्कोहल, एल्कोहल अल्कीन। तो इसका मतलब एक यूनिट ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। तो देखो ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस्ड कौन होगा? तो किसी एक यूनिट को, यहाँ तो खैर दोनों बराबर हैं, तो किसी एक यूनिट को आप ऑक्सीडाइज करेंगे। अब यहाँ पर K है तो K लगा दिया मैंने, और एक यूनिट को बेटा रिड्यूस करोगे। रिड्यूस करने का मतलब है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड तोड़कर दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो। यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ो। चूंकि यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ा तो यहाँ एल्कोहल मिल गया,
और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो यही लिखा मैंने CH2। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। हालांकि इसका दोबारा अगर मैं KCl वगैरह से रिएक्शन करा दूँ, सॉरी HCl वगैरह से, एसिड से रिएक्शन करा दूँ, तो K हट जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, यानी ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट इस वक्त मेटल का कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेटालिक एस्टर वगैरह भी कह सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बनता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केंजारो रिएक्शन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एल्डिहाइड में, तो बेस के प्रेजेंस में केंजारो रिएक्शन होगा। केंजारो रिएक्शन में एक का ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया 27 तक। अब आते हैं 28 की तरफ। 28 कह रहा है 28 क्या है, तो 23rd पे जो आपने बनाया है, अच्छा 23rd पे जो हमने बनाया है उसका नाम है एसिटिलीन। 23rd पर था एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 23rd प्रोडक्ट है। कह रहा है इसका प्लेटिनम जो उसके सॉलिड सरफेस है, हाइड्रोजन बेरियम सल्फेट। याद रखो ये लिंडलार कैटलिस्ट हो गया। अगर बेरियम सल्फेट नहीं होता तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है, सारे पाई बॉन्ड टूटेंगे और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अटैक करता है पाई बॉन्ड पर, और हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन करेगा और सिन एडिशन करेगा बेटा, सेम साइड से जाकर जुड़ेगा। लेकिन अगर बेरियम सल्फेट आ गया बेटा, तो ये बात याद रखना, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है, यानी सिर्फ अल्काइन अल्कीन में कन्वर्ट होकर रुक जाएगा, अल्कीन वापस अल्केन नहीं बनेगा। अगर यही बेरियम सल्फेट नहीं होता तो ये अल्काइन जाकर रुकता अल्केन में, सीधे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होती, 2 H2 आते और दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ देते। बट ड्यू टू बेरियम सल्फेट इसका नाम हो जाएगा बेटा लिंडलार कैटलिस्ट। और यही मैं बता दूं आपको, यही चीज अगर एसिड हेलाइड में, यहां ये एसिड हेलाइड है, अगर यहां रिएक्शन करा देंगे इसी कैटलिस्ट से, तो यहां क्लोरीन को हटाकर हाइड्रोजन लग जाएगा और एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्योंकि यहां जो COCl आपको दिख रहा है वो कुछ ऐसा है, दिस इज एसिड हेलाइड, हेलोजन हटाकर H लगा देंगे बेटा। उस वक्त इसी को मैंने कहा था रोजनमंड रिएक्शन। तो एसिड हेलाइड में अगर इसका इस्तेमाल करें तो रोजनमंड रिएक्शन, एसिड हेलाइड से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्डिहाइड। लेकिन अगर मान लीजिए अल्काइन है और आपने यही रिएजेंट इस्तेमाल किया है, तो इस वक्त इस रिएजेंट का नाम है लिंडलार कैटलिस्ट और सिर्फ एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, बाकी एक पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा। तो यहां CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो कोल्ड यानी ठंडे में अल्कलाइन KMnO4 का इस्तेमाल करना है, यानी KMnO4 जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। लेकिन कोल्ड जो होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता। जब वो उतना स्ट्रांग नहीं होता तो वो क्या करता है, वो सुनो, वो इन दोनों कार्बनों पर OH बनाता है, एक ही कार्बन पे नहीं कर पाता। वरना हमने ये पढ़ा है कि एक ही कार्बन पर ला कर आप OH जोड़ेंगे, स्ट्रांग है, जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा ये रुकेगा नहीं। मगर कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, पाई बॉन्ड तोड़ता है, दोनों तरफ OH आकर ऐड हो जाता है बेटा। तो अल्कलाइन KMnO4 की ये खासियत है कि वो बना देता है एक तरह से ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल भी इसका नाम है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है। खैर PCC का इस्तेमाल करो। PCC का जब इस्तेमाल करोगे तो पाओगे कि दोनों का दोनों एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। दोनों का दोनों एल्कोहल कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। अब इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन करवाना है क्या, ऑक्सीडेशन अगर दोबारा से करवाओगे तो यही कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका नाम है एसिड ऑक्जेलिक एसिड। यानी यहां से अगर आप देखें तो यहां पर OH दोनों तरफ, PCC का मतलब दोनों एल्डिहाइड में कन्वर्ट, फिर ऑक्सीडेशन करवाया तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहां पर है मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। मैंने ये पहले भी पढ़ाया था, इसका काम है कि ये परऑक्सी है ना, ये अपना एक ऑक्सीजन रिलीज करता है बेटा। तो ये है देखो बेंजोइक एसिड, समझो बात को, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। या चलो पूरा स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। इसका नाम है बेंजोइक एसिड, तो आप कहिएगा BA शॉर्ट में बेंजोइक एसिड।
चाहे आप कैपिटल बी कैपिटल ए लिखें, कई बार ऐसा भी होता है स्मॉल में, कई बार कैपिटल में। खैर, तो ये तो बेंजोइक एसिड है बेटा। यहाँ के बाद इसके रेफरेंस में ये ऑर्थो पोजीशन और ये मेटा पोजीशन, तो इस पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो कहेंगे हम लोग क्या, मेटा क्लोरो। कैपिटल में लिखना चाहो तो मेटा क्लोरो। और इसी के पास एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और आ जाए फिर एच आए, तो ये कहेंगे पर ऑक्सी, पर ऑक्सी, MCPBA। तो पर ऑक्सी, तो ये क्या करेगा, इसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है और पर ऑक्सी बॉन्ड वीक बॉन्ड है, पढ़ाया गया है, तो यहां से एक ऑक्सीजन निकल जाता बेटा। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, जो ऑक्सीजन रिलीज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, चूंकि खुद को रिड्यूस करता है। तो MCPBA कन्वर्ट हो जाता है MCBA में, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड में। अच्छा, यहाँ से जो ऑक्सीजन गया है बेटा, ये तो ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ये ऑक्सीजन जो गया है वो क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा, और खुद ऑक्सीजन दोनों कार्बनों से जुड़ जाएगा। इसको इपॉक्साइड कहते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे दिखलाते हैं बेटा, यही बन जाता है, एक कार्बन दो कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड तोड़कर दोनों कॉमन ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, और इस कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन, इपॉक्साइड। साइक्लिक ईथर भी कहते हैं इसको, सिर्फ O है फंक्शनल ग्रुप, O मतलब ईथर, तो इसको साइक्लिक ईथर या इपॉक्साइड भी कहते हैं बेटा। तो ये है हमारा 32 तक रिएक्शन। अब इधर आते हैं 33 34, लास्ट में यही दो रिएक्शन बचे हुए हैं। तो देखिए 33वां प्रोडक्ट जो हमारा है वो ये है कि यहाँ पर एसीटल्डिहाइड है, इसका बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया है। अगर आप गौर से देखें तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि एल्डिहाइड ग्रुप जब रहता है और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, एल्डिहाइड और कीटोन का जब बेस से रिएक्शन करा रहे हैं तो अल्फा हाइड्रोजन देखना है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है अल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और बेस है तो रिएक्शन कहलाता था केंजारो। केंजारो का हमने पढ़ा दिया है, उसमें एक यूनिट को ऑक्सीडाइज करना है, दूसरे को रिड्यूस करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो कहेंगे हाँ, एसीटल्डिहाइड में बना रहा हूँ। एसीटल्डिहाइड ये है CH3CO डबल बॉन्ड H, ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो अल्फा कार्बन कहलाने की दो शर्त है, पहला तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए डायरेक्टली, और दूसरा सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्डेड है और फंक्शनल ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग अल्फा कार्बन कहेंगे। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे उसका नाम अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस के प्रेजेंस में। अच्छा, बेस किसको कहते हैं, तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा एक कॉन्सेप्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम में। लॉरी ब्रोंस्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा था बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब प्रोटॉन क्या होता है, H+, तो ये बेस क्या करेगा, H+ को खींचेगा, H+ को खींच के ये वाटर बना लेगा बेटा, क्योंकि Na पे प्लस चार्ज, OH पे माइनस चार्ज। जब ये OH पे माइनस चार्ज है, OH पर माइनस चार्ज है, तो यहां से H+ खींचेगा, H+ खींचकर ये खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, वाटर में, और साथ में क्या बचेगा, Na+। तो Na+ एक्चुअली सॉल्वेट हो जाता है, वाटर चारों तरफ से Na+ को घेर लेता है। ये तो खैर बात की बात हो गई। पहला सवाल ये है कि ठीक है भाई, बेस के प्रेजेंस में H आना है तो H होना जरूरी है। H हमेशा होना चाहिए किस पर, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर, यानी अल्फा कार्बन पे, बीटा कार्बन पे, गामा कार्बन पर। तो सवाल ये, यहाँ पर हम अल्फा ही कार्बन क्यों ले रहे हैं, तो अल्फा कार्बन से H निकलना बहुत आसान है बेटा, अल्फा से H निकलना बहुत आसान। मैं बीटा भी बना देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन दिस इज अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन दिस इज बीटा। तो हमें तो H+ ही निकालना है बेटा। तो H+ अगर अल्फा से निकलेगा तो क्या होगा और बीटा से निकलेगा तो क्या होगा। तो सुनो, सबसे पहले मैं अल्फा से निकाल रहा हूं, जो कि हकीकत है। अल्फा कार्बन से H+ निकल गया, यानी H+ के फॉर्म में निकला, तो यहां पर कार्ब एनायन बना। तो बेस हमेशा कार्ब एनायन बनाता है, क्योंकि बेस हमेशा H+ को खींचता है। H+ जहां पर से आवेगा वहां पे कार्बन पर निगेटिव चार्ज आएगा। क्या H+ जब
अल्फा कार्बन से चला गया तो अल्फा कार्बन कार्ब एनायन हो गया। अब देखो कार्बन का ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा बेटा, और इंटरमीडिएट वही बनता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। बीटा का अगर आप H निकालोगे तो यहां पर निगेटिव आएगा, यहां रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि इस निगेटिव के बाद जो पाई बॉन्ड है वो दो दो सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है। तो रेजोनेंस किसको कहते हैं? निगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, क्योंकि ये भी निगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर करते हैं। तो पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा, जबकि यहाँ पाई सिग्मा सिग्मा फिर पाई, दो लगातार सिग्मा रेजोनेंस नहीं कराते हैं, तो यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है, जबकि यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। इसीलिए जब भी कभी हाइड्रोजन निकाला करें बेस के प्रेजेंस में तो वो निकाला करें आप अल्फा कार्बन से। तो अल्फा कार्बन पर जो H है उसी को कह रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो बेस के प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन आ गया बेटा, बेस के प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन आ गया। ये है हमारे पास एसीटल्डिहाइड, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्डोल। अल्डोल किसको कहते हैं? सुनो, अल्डोल का मतलब हो गया अल्ड मतलब एल्डिहाइड, ओल का मतलब एल्कोहल, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एल्डिहाइड भी हो और एल्कोहल भी हो, उसको हम लोग कहते हैं अल्डोल प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन का नाम अल्डोल कंडेंसेशन। देखो बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है बेटा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेस का काम क्या है? H प्लस को खींच लेना अल्फा से, यही कार्बन अल्फा था क्योंकि sp3 था और फंक्शनल ग्रुप से अटैच था। क्योंकि अल्फा ही को रेजोनेंस करना है तो फंक्शनल ग्रुप से तो अटैच होना ही चाहिए, तो H प्लस निकाल कर ये बना देगा कार्बन आयन। ठीक है, इसमें रेजोनेंस अपना हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है तो निगेटिव चार्ज या तो यहाँ रह रहा है या यहाँ रह रहा है, ये तो होगा, ये इस पे अटैक मारेगा, ये इधर जाएगा फिर वापस, तो खैर ये बन गया। अब देखो ये जो कार्ब एनायन है इसको अगर स्टेबल बनाना है तो ये क्या करेगा? तो कहते हैं अपने ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल, ये तो एक बेस था, एक मॉलिक्यूल के साथ ऐसा हो गया और साथ में हमें प्रोडक्ट मिल गया ये पहले स्टेप पर। अब ये जो कार्ब एनायन है ये क्या काम करेगा? तो कहते हैं दूसरा यूनिट एसीटल्डिहाइड का पड़ा हुआ है, ये तो एक पीस थोड़ी है, एसीटल्डिहाइड तो हजारों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में है। तो आप सोचो कोई दूसरा यूनिट जो एसीटल्डिहाइड का होगा बेटा, उसमें ये बात हम जानते थे कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है कार्बन से, बल्कि ऑक्सीजन तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल में, यानी फ्लोरीन के बाद अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव कोई हो सकता है तो वो कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। पाई बॉन्ड को जब ये ब्रेक करता है तो ऑक्सीजन पर आता है निगेटिव चार्ज और कार्बन पर आता है प्लस चार्ज कार्बोनाइल ग्रुप में। तो ये कार्बन जो निगेटिव था ये अपना लोन पेयर दे देता है इस कार्बन को। ये पूरा मैकेनिज्म है कि अल्फा कार्बन से H निकलेगा और उस अल्फा कार्बन को जोड़ देंगे दूसरे यूनिट के कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप कार्बन से, यानी कार्बोनाइल वाले कार्बन से, तो ये हमारा बनेगा। अब ये O- क्या करेगा? यहां पर हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसके साथ एक तरह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहेगा सबसे पहले, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। H पे है डेल्टा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये H यहीं आ जाएगा, H यहीं आ जाएगा और ये OH सोडियम के साथ बॉन्ड बनाकर वापस NaOH, तो NaOH एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो बेस हमेशा कैटलिस्ट की तरह बेटा काम करता है। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बना है उसमें आप देखें, क्या ये आपको एल्डिहाइड दिख रहा है? शॉर्ट में आप ALD लिख दो। क्या ये आपको एल्कोहल लिख रहा है? यही प्रोडक्ट बनता है बेटा, इसी को अल्डोल कहते हैं। तो याद रखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट क्या है, तो मैं प्रोडक्ट को इस तरह से लिख देता हूँ, CHO, दिस इज एल्डिहाइड, इससे जुड़ा हुआ कार्बन CH2, इससे जुड़ा हुआ कार्बन CHOH और उसके बाद CH3। या अगर पूरा स्ट्रक्चर दिखलाऊं तो ये है हमारे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन CH2, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन CH और इसी पर एल्कोहल, फिर नेक्स्ट कार्बन CH3। तो एक तरह से अल्डोल कंडेंसेशन में भी याद रखो डबल हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि दो दो यूनिट के साथ रिएक्शन हो रहा है बेटा।
अल्डोल कंडेंसेशन में भी, और ऐसा ही वुड्स रिएक्शन में भी हुआ था। लेकिन वुड्स रिएक्शन में कोई ज़्यादा बेहतरीन या यूं कहो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म नहीं था। हालांकि कॉम्प्लिकेटेड यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये कहलाता है अल्डोल कंडेंसेशन। इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि अब आपको हीट करना है बेटा। अल्डोल कंडेंसेशन बनाने के बाद आपको हीट करना है। हीट करने पर क्या होता है वो सुनो। हीट करने पर ये होता है, इस कार्बन से, इसको मैं कहता हूँ ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो अल्फा से H, बीटा से OH, यानी वाटर रिलीज हो जाता है बेटा, H2O रिलीज हो जाता है। और H2O रिलीज करने के बाद यहां पर बनता है CHO, दिस इज एल्डिहाइड। यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, चलो मैं स्ट्रक्चर दिखलाता हूं। दिस इज एल्डिहाइड, CH, यहां से OH निकल गया तो डबल बॉन्ड CH, CH3, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। जैसे ही आप हीट कीजिएगा वाटर रिलीज हो जाएगा, यहां से H, यहां से OH, वाटर रिलीज होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसे वो कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड बना है। तो ये था हमारा, वैसे तो तीसरा लेक्चर है रिएक्शन मैकेनिज्म का, लेकिन एलिफैटिक का पहला लेक्चर, क्योंकि शुरू के 2 लेक्चर हम लोगों ने देखे थे वो देखे थे एरोमेटिक के। तो एक लेक्चर और हम लेंगे एलिफैटिक पर, और उसके बाद आखिर में 5वां जो लेक्चर होगा उसमें हम सब मिक्स करेंगे। एरोमेटिक, एलिफैटिक, सारे के सारे मिक्स होंगे। अभी भी अच्छा खासा हमने मिक्स किया है, लेकिन ये है कि आज हम लोगों ने खाली एलिफैटिक पर ध्यान दिया, और बहुत सारे इसके अंदर रिएक्शन हैं जो फेमस हैं। तो ये कुल मिलाकर आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। मैं दोबारा से हटूंगा स्क्रीन से, आप पूरे को दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लें, पिक ले लें, ताकि ये पूरा सॉल्यूशन आपके पास आ जाए। तो 2 मिनट 2 सेकंड के लिए मैं हट रहा हूँ, आप नोट कर लें। तो ये हम लोगों ने आज 34 रिएक्शंस देखे हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।